बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, एक खबर पिछले वीलॉग में हमने आपको दी थी। आपको बताया था कि शहबाज शरीफ साहब जब मिलने के लिए गए प्यूटन को, तो वहाँ शहबाज शरीफ साहब को इंतज़ार करवाया गया और 40 मिनट का रिपोर्ट किया। भारतीय अखबारात ने, भारत का एक नहीं दो नहीं कई चैनल इसके बारे में बात कर रहे थे और कुछ और जगहों पर भी ये बात हो रही थी। उसके बाद भारत की एक वेबसाइट ने अपनी पोस्ट डिलीट की है और इसको अनाउंस भी किया। जब उन्होंने ये कहा तो उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से बहुत सारे लोग मैदान में आ गए। उन्होंने कहा जी कि ये तो प्रोपेगेंडा किया गया शहबाज शरीफ के खिलाफ, और भारत ने क्योंकि ट्वीट डिलीट कर दी भारत के उस एक मीडिया ने, तो इसकी वजह से जो है वो सारे लोग झूठे साबित हो गए। हालांकि यही जो भारतीय मीडिया की रिपोर्टिंग है, इसके ऊपर बहुत सारे हुकूमती हमदर्द जो है वो भी इसके ऊपर कमेंट कर रहे थे। कुछ ने ये भी कहा कि प्यूटन को ये आदत है, पुरानी आदत है, ये आदत के लिए कुछ करना पड़ेगा। वो कुछ कह रहा था, वो कुछ कह रहा था। लेकिन अब ये एक रशियन अखबार है और कमरसांत इसका नाम है। ये रूसी अखबार भी इसकी तस्दीक कर रहा है कि उर्दगान से मुलाकात के दौरान शहबाज शरीफ को, उर्दगान से मुलाकात हो रही थी ना प्यूटन की, तो इस दौरान शहबाज शरीफ को आधा घंटा तनहा इंतज़ार करना पड़ा और वो बैठे बैठे थक गए, ये लिखा उन्होंने। और एक और वीडियो भी बड़ी वायरल हो रही है जिसमें शहबाज शरीफ साहब आगे आगे चल रहे हैं, काफ़ी आगे जा रहे हैं, बाकी सारे रहनुमा पीछे इकट्ठे आ रहे हैं। अब पिछली मरतबा ये हुआ था कि शहबाज शरीफ साहब पीछे रह गए थे और वो सारे रहनुमा आगे आगे इकट्ठे चल रहे थे, तो शहबाज शरीफ साहब उनके साथ नहीं थे, तो शहबाज शरीफ साहब पीछे रह गए, तो बड़ी तनकीद हुई। इस दफ़ा शहबाज शरीफ साहब उन सबसे आगे निकल गए और आगे जाके चौधरी बन गए। साथ उनके फिर भी नहीं थे। लेकिन साथ फिरना, आगे चलना, पीछे चलना, उन्होंने फोटो खींचते हुए शहबाज शरीफ साहब को पीछे फेंक दिया एंड पे। सरमायाकारी किधर है, सफारती कामयाबी किधर है? यानी आप जाते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप के भी आप बहुत कसीदे गाते हैं, आप प्यूटन के भी कसीदे गाते हैं, मोहम्मद बिन सलमान साहब के भी आप कसीदे गाते हैं, तमाम अरब हुक्मरानों की आप तारीफ़ें करते हैं। चीन में जाते हैं तो उनके साथ आप बड़ी मीठी ज़बान बोलते हैं, हर एक को आप एयरपोर्ट पे रेड कारपेट प्रोटोकॉल देते हैं। लेकिन इसके बावजूद आपके मुल्क में किसी किस्म की कोई सरमायाकारी नहीं आती। ये है अफसोसनाक कारकर्दगी इस हुकूमत की। होना ये चाहिए कि आप जितनी मुलाकातें करें उनका कोई ना कोई फ़ायदा पाकिस्तान को हो, लेकिन फ़िलहाल तो फ़ायदा कोई दिखाई नहीं दे रहा। नाज़रीन, जनरल फैज़ के हवाले से बहुत सारी डिस्कशन चल रही है। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जनरल फैज़ का इमरान खान साहब के साथ जो ताल्लुक़ था, जो ताल्लुक़ उनका रहा इमरान खान साहब के साथ, वो इमरान खान साहब के वज़ीर आज़म के तौर पे था। एक वज़ीर आज़म और DGI से ही वज़ीर आज़म ने ही तैनात करना होता है, तो ये एक रिलेशन था। और हुकूमती मामलात में हमेशा ही ये लोग मदद करते हैं और जनरल फैज़ ने भी मदद की। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर या इमरान खान साहब पर जनरल फैज़ का कोई इख्तियार नहीं था या कोई इन्फ्लुएंस नहीं था। इमरान खान साहब अपनी चंद चीज़ों के बारे में कह चुके हैं कि ये चीज़ें मैंने गलत की अपनी ज़िंदगी में, और तनकीद भी जनरल फैज़ पे और इमरान खान पे इस बारे में होती है। लेकिन सवाल ये है कि जनरल फैज़ ने आज तक सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको पहुँचाया? तो जितने भी आदाद शुमार आ रहे हैं, जितने लोग भी चीज़ें बता रहे हैं, जितनी खबरें अब तक सामने आई हैं, उन सब खबरों के मुताबिक जनरल फैज़ ने अगर किसी ख़ानदान को सबसे ज़्यादा सियासी फ़ायदा पहुँचाया तो वो शरीफ ख़ानदान है। शरीफ ख़ानदान के ऊपर जनरल फैज़ की मेहरबानियों की कोई दूसरी नज़ीर नहीं है। टका के मेहरबानियाँ की गई हैं। फिर ख्वाजा आसिफ ने एक और स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा यहाँ सिलसिला रुकेगा नहीं, और भी लोग पकड़े जाएंगे। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इमरान खान को लाने के लिए अब भी साजिश हो रही है, कोई कोशिश हो रही है, यानी साजिशी अनासिर कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को वापस ले आए। तो मेरे ख्याल में तो फिर पाकिस्तानी है साजिशी, क्योंकि ये कोशिश तो सारे पाकिस्तानी कर रहे हैं। पाकिस्तानियों ने 8 फरवरी 2024 को एक बहुत बड़ी कोशिश की और इमरान खान को इक़्तिदार में लाने की कोशिश की। तो साजिशी अनासिर तो फिर पाकिस्तान के अवाम हो गए, क्योंकि बाकी जितने अनासिर हैं, एस्टेब्लिशमेंट है या PDM की जमातें हैं या बाकी लोग हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को इक़्तिदार में आने से रोका जाए। इमरान खान को इक़्तिदार में लाने की जो साजिश है वो पाकिस्तान की अवाम कर रही है। तो ख्वाजा आसिफ क्या पाकिस्तानी अवाम को अब साजिशी समझते हैं? ख्वाजा साद रफीक ने एक बात की, उन्होंने कहा जी कि ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन एक बनाया जाए। ये उनकी तजवीज़ है, मुतालबा है। फैज़ हमीद की खाली सज़ा से कुछ नहीं होगा, वो 2-4 जर्नैल आप और भी टांग देंगे, कुछ नहीं होगा। ये जो ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की बात ख्वाजा साद रफीक कह रहे हैं, ये एक अच्छी तजवीज़ है। इसके ज़रिए ये हो सकता है कि पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक एस्टेब्लिशमेंट ने जितना गंद मारा है वो सारा निकाल के अवाम के सामने रख दिया जाए। सियासतदानों ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर जो जो किया है वो भी निकाल कर सामने रख दिया जाए। उसमें इमरान खान साहब के 3.5 साल में से एक छोटा सा दौर उनका भी आ जाएगा। लेकिन नवाज शरीफ के बार बार के धोखे, बार बार का फ्रॉड, बार बार एस्टेब्लिशमेंट के जूते पॉलिश, ये सारा रिकॉर्ड ज़रूर सामने आएगा। ये वाला रजीम चेंज ऑपरेशन भी आएगा। पीपल्स पार्टी ने कैसे NRO किया वो भी आएगा। पीपल्स पार्टी का वजूद जनरल अयूब खान की वजह से शुरू हुआ, ये भी आएगा। PMLN को जनरल जिलानी और जनरल ज़ियाउल हक ने अपनी गोद लेकर परवान चढ़ाया, ये भी आएगा। तो इमरान खान तो किसी डिक्टेटर की गोद में बैठकर नहीं आया था ना। इमरान खान ने तो 2011 तक बड़ी लंबी स्ट्रगल की, फिर जाकर उसकी पार्टी बनी, बड़ी तगड़ी हो गई। जब 2018 में एस्टेब्लिशमेंट को नजर आ गया कि इमरान खान की पार्टी सबसे ज़्यादा मकबूल है, तो एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की झोली में आकर गिर गई।
वहाँ खान साहब को चाहिए था कि एस्टेब्लिशमेंट को उठा के बाहर फेंकते, या अगर कमज़ोर हुकूमत मिल गई थी तो ना लेते। अब मेरा उसके बारे में ये मानना है, क्योंकि मैंने इलेक्शन सर्वे खुद किया था, तो इलेक्शन सर्वे ये बता रहा था कि पीटीआई ज़्यादा नशिस्तें जीत रही है, लेकिन सेंट्रल पंजाब में पीटीआई को बहुत सारी सीटें हरवा दी गई ताकि पीटीआई की एक लूली लंगड़ी और कमज़ोर हुकूमत बने, और वो कमज़ोर हुकूमत कभी भी एस्टेब्लिशमेंट के सामने किसी किस्म का प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके। अब ख्वाजा साद रफीक साहब तो बड़ा अच्छा मशवरा दे रहे हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ ये हाइब्रिड निज़ाम के ख्वाहिशमंद हैं। वो कहते हैं निज़ाम हाइब्रिड होना चाहिए, और वो उसको बड़ा पसंद कर रहे हैं आजकल। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने भी एक बात की है इसमें। नियाज़ी साहब ने कहा कि अस्करी क़यादत को अवाम के साथ सुलह करनी होगी और अवाम की नाराज़गी इन्हें महंगी पड़ेगी। ये हर जी शऊर आदमी, हर समझदार आदमी ये कह रहा है कि पाकिस्तान की अस्करी क़यादत, यानी कभी टिकटॉकरों की तरफ देखते हैं बेचारे, कभी दरबारी मुल्ला है, मौलवी हैं, उनकी तरफ देखते हैं, कभी बेचारे फैसल वाडा की तरफ देखते हैं, कभी ओन चौधरी की तरफ देखते हैं, कभी किसी को देखते हैं, किसी को देखते हैं, किसी को देखते हैं, बेचारे इसी चक्कर में लगे हुए हैं। तो पाकिस्तान की जो मुक्तदरा या एस्टेब्लिशमेंट है अस्करी क़यादत, उसे इधर उधर देखने की बजाय अवाम के साथ सुलह करनी होगी। अवाम की नाराज़गी नहीं तो इन्हें महंगी पड़ेगी, ये हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने कहा। और यही रास्ता है। देखना मौलवियों ने जो वहाँ हरकतें की हैं, अब बजाय इसके कि उससे फील्ड मार्शल की इज़्ज़त में इजाफा होता या एस्टेब्लिशमेंट की इज़्ज़त को चार चांद लगते, उसमें उल्टा एक और काम हो गया। उल्टा इम्पैक्ट उसका ये आ गया कि मौलवियों की जो है वो ऐसी तैसी फेर के रख दी अवाम ने। मौलवियों के बीच में जूते पॉलिश करने का जो मुकाबला था, बड़ा सख्त मुकाबला था। समझ ही नहीं आ रही थी कि पहला किसको दें, दूसरा किसको दें, तीसरा किसको दें। टका के उन्होंने तकारीर की, ऐसी जज्बाती उन्होंने ज़मीन आसमान के कलाबे मिला दिए मौलवियों ने। लेकिन किसी एक मौलवी ने भी, देखिए मैं बड़ी जज्बात में मैंने पिछली मरतबा बात की थी, लेकिन सीरियसली अगर आप देखें तो किसी एक मौलवी ने भी, ये इस्लाम के ठेकेदार हैं, एक मौलवी ने भी ये नहीं पूछा कि गैर इस्लामी और गैर शरई इस्तिस्ना फील्ड मार्शल ने क्यों हासिल किया और शहबाज शरीफ ने उन्हें क्यों दिया। एक मौलवी ने यह बात नहीं पूछी। पूरा हाल उन्होंने भरा हुआ था दरबारी मुल्लाओं से। दूसरा, पाकिस्तानी फ़ौज एक बल्कि करारदाद है, पाकिस्तान ने उसके ऊपर पॉजिटिव वोट किया है अक़वाम मुत्तहिदा में, डोनाल्ड ट्रंप वाली। उसके मुताबिक पाकिस्तानी फ़ौज भी जाएगी गाज़ा में मुबैना तौर पे, और जाकर वो हमास को गैर मुसल्लह करेगी और इसराइली सरहदों की हिफाजत करेगी। इस पर भी कोई मौलवी, अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो मर्जी करे, इसराइल की हिफाजत करनी है तो जाकर करे, खुलकर करे। प्रॉब्लम क्या है भाई? फ़ौज का फैसला जाकर करना चाहती है करे, पब्लिक जाने, फ़ौज जाने। लेकिन मेरा सवाल यह है कि मौलवी तो हमें कई दहाइयों से ये चूरन बेच रहे हैं। मौलवी तो जनाब चाहते हैं कि वो शहीद हो जाएं फ़लस्तीन की सरजमीन पे। मस्जिद अक्सा के लिए रो रो के मौलवियों ने दुआएं मांगी हुई हैं। अब ये मौलवी जो हमें कोई और चूरन बेचते थे, कोई और सौदा बेचते थे, अब ये मौलवी जब वक़्त आया तो इन्होंने हुक्मरानों से पूछा ही नहीं कि जनाब आप गज़ा में अगर फ़ौज भेजना चाहते हैं तो क्यों भेजना चाहते हैं, आप किसकी हिफाजत करेंगे और किसको नुकसान पहुंचाएंगे, जरा ये बताएं। एक मौलवी भी इसके बारे में नहीं बोला। आप अंदाज़ा करें एक ऐसे दरबारी मुल्ला हैं। जब इमरान खान की हुकूमत थी, इमरान खान का भी जूता पॉलिश करते थे। मैंने पिछले वीलॉग में आपको सुनवाया, जो ताहिर अशरफी ने कहा, वो सारी चीज़ें आपने सुनी है, अपने कानों से आपने सुनी है, तो आपको अच्छी तरह आइडिया हो जाना चाहिए कि ये मुल्ला जो है ये किस हैसियत के लोग हैं और ये इनके दिमाग कहाँ तक चलते हैं बेचारों के। इन्हें सवाए इक़्तिदार के, मौज मस्ती के, हमारी बात मानी जाए, सरकार में हमारे काम नहीं रुकने चाहिए, हमारा दाव लगा रहे, हमारी दिहाड़ी लगी रहे, इससे ज़्यादा बाहर ये लोग नहीं सोचते। अब नाज़रीन, कल के दिन में, आज क्योंकि आप ये रात को वीलॉग सुन रहे हैं, तो कल के दिन में कोहाट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रही है। यानी जो मोमेंटम गुज़िश्ता साल 2024 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास था, बड़ा तगड़ा मोमेंटम था, जो अगस्त में शुरू हुआ और अक्टूबर तक वो ज़बरदस्त मोमेंटम पकड़ गया था पिछले साल। इस साल अभी कोशिश कर रहे हैं, रफ्ता रफ्ता मोमेंटम बन रहा है। देखना यह है कि सर्दियों के इख्तिताम तक कितना ज़बरदस्त मोमेंटम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पकड़ सकती है। और इसी सिलसिले में जो आज एक कोहाट का जलसा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो बड़ा अहमियत का हामिल है। तो हम आपको जो कल जलसा होगा उसके बारे में रिपोर्ट करेंगे, आपको बताएंगे कि वहाँ क्या चल रहा है। अब आ जाए नाज़रीन, अब सोशल मीडिया पे ना दो चीज़ें बड़ी वायरल हुई हैं। एक तो जनाब जो डिफेंस के साथ जुड़े हुए कुछ सहाफ़ी, कुछ एनालिस्ट और कुछ अकाउंट्स, और उसके अलावा नून लीग से जुड़े हुए कुछ अकाउंट्स, इन्होंने दावा किया कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को जो ड्रोन्स के लिए जैमर्स मिले थे, इनके ऊपर एक लोगो भी उन्होंने दिखा के तो हाईलाइट किया हुआ है। ये जो जैमर्स ड्रोन्स को रोकने के लिए या उन्हें काबू करने के लिए जो मिले थे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, वो जैमर्स कहीं दहशतगर्दों के हाथ लग गए और एक वहाँ पे फितनतुल ख़वारिज या दहशतगर्दों के लोग बैठे हुए हैं और उनके करीब ही एक ट्राइपॉड के ऊपर ये ड्रोन लगा हुआ है। अब वो दावा कर रहे हैं कि या खैबर पख्तूनख्वा को जो मिले हैं दहशतगर्दी से निपटने के लिए उनकी पुलिस को, ये वो ड्रोन है। तो इसमें जो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है और जो पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा है, उन्होंने आईजी खैबर पख्तूनख्वा से पूछा और ये चीज़ उन्होंने क्लैरिटी के साथ बताई कि हमारी सारी चीज़ें महफूज हैं और हमारे पास हैं, हमारा कोई भी असला तालिबान के कंट्रोल में नहीं गया, ये प्रोपेगेंडा और झूठ है।
और साथ ही साथ ये जो लोगो है इसको जब हमने क्लोज करके देखा तो ये लोगो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का लोगो नहीं था, ना ये वो लोगो है जो लोगो वाला वेपन सुहेल अफरीदी ने आईजी खैबर पख्तूनख्वा को दिया था। तो एक तो ये झूठ पकड़ा गया। दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उन्होंने एक डाटा जारी किया। ये डाटा पिछले 25 साल का है, ये सन 2000 से लेकर 2025 तक का डाटा है। ये डाटा बताता है कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही एक दौर है। ये अगर आप पूरा डाटा देखें तो आपको नजर आ जाएगा। ये डाटा बताता है कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही एक दौर है जिसमें पाकिस्तान में दहशतगर्दी कम हुई है, खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात और दहशतगर्दी से होने वाले नुकसान में कमी हुई। ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर है। बाकी जो 25 साल हैं उन सब में ये डाटा ऐसे आता है, दहशतगर्दी ज़्यादा है, फिर पीटीआई के दौर में नीचे गई है और फिर पीटीआई के दौर गुजरने के बाद फिर ऊपर चली गई है। तो ये ज़िगज़ैग करता है। तो पीटीआई का दौर क्यों बेहतर था? क्योंकि इमरान खान साहब ने ना सिर्फ दहशतगर्दी को कंट्रोल किया बल्कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया। और आज भी इसी चीज़ की ज़रूरत है कि दहशतगर्दी को रोकना है तो सबको इकट्ठे होकर इसके ऊपर अमल दरामद करना पड़ेगा। नाज़रीन, शाकिर इरफान साहब हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं। उनके ऊपर जनाब अब गद्दारी का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। पहले उनका आईडी कार्ड ब्लॉक किया गया, उनके बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए, उनकी नौकरी छीन ली गई, उनको बार बार परेशान किया गया, जबरी तौर पे लापता किया गया और अब उनके ऊपर एक और मुकदमा दर्ज कर दिया गया। सहाफ़ी ज़हीम लगारी साहब ने जो तस्वीर पोस्ट की, उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब की जिस ट्वीट के ऊपर उनको पीका का ये सामना करना पड़ा सारे मामले का और मुकदमे का नए का, कि अब इन्हें गद्दार बना दिया गया है। इसमें जो इमरान खान साहब का फोटो लगाया गया है ना, उसमें इमरान खान के सामने बहुत सारे शेल्स पड़े हुए हैं, आंसू गैस के, कारतूसों के खौल पड़े हुए हैं, गोलियों के खौल पड़े हुए हैं। तो भाई एक लीडर बैठ के बता रहा है कि ये मेरे साथ किया गया या मेरे लोगों के साथ किया गया, इसमें बुरा क्या है? इसमें गैर कानूनी और गैर आईनी क्या है? इसमें कहाँ की गद्दारी है? मेरी समझ से बाहर है कि पाकिस्तान में गद्दारी का गद्दार तो वो सारे डिक्टेटर थे जिन्होंने आइन को तोड़ा था। आर्टिकल 6 लगाना है या आपने गद्दारी के मुकदमे बनाने हैं तो उन डिक्टेटर्स पे बनाएं जिन्होंने पाकिस्तान में आइन को बार बार अपने बूटों तले रौंदा। अयूब खान पे लगाएं, जनरल याया पे लगाएं,